बजट सत्र खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हिंदू नव वर्ष और विश्व जल दिवस की बधाई भी उन्होंने दी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चलाई, जल बचाने के लिए भी सरकार ने योजनाएं चलाई। दो अलग अलग हिस्सों में सदन की कार्रवाई भी हुई। सरकार का 9वां और बतौर वित्त मंत्री का चौथा बजट पेश किया गया। ये बजट सत्र 45 घंटे से भी ज्यादा चली। सत्र के दौरान चर्चा में सभी विधायकों ने अपने मांगी रखी। इस सेशन में 6 एक्ट पारित किए गए। सत्र के दौरान 11 ध्यानाकरण प्रस्ताव भी रखे गए। 240 से ज्यादा तारांकित और अतारांकित सवाल भी पूछे गए। बजट के लिए पक्षकारों से 700 सुझाव मिले, जिसमें 68 के करीब सुझाव को शामिल किया गया। वहीं विधानसभा में एक सरकारी संकल्प भी पेश किया गया। तो बजट सत्र खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां हिंदू नव वर्ष और विश्व जल दिवस की उन्होंने बधाई दी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चलाई, जल बचाने के लिए भी, और सरकार ने कई योजनाएं चलाई। दो अलग अलग हिस्सों में सदन की कार्रवाई भी हुई। सरकार का 9वां और बतौर वित्त मंत्री का चौथा बजट पेश किया गया, जहां पे सत्र के दौरान चर्चा में सभी विधायकों ने अपनी अपनी मांगे भी रखी। तो जीएफएक्स के माध्यम से हम आपको सीएम की बड़ी बातें बता रहे हैं, जहां इस सेशन में वर्ष 2023-24 के बजट को किया गया पास। दो अलग अलग हिस्सों में हुई सदन की कार्यवाही। हमारी सरकार का 9वां बजट हुआ पेश। बतौर वित्त मंत्री मैंने चौथा बजट किया पेश। 45 घंटे से ज्यादा चली बजट सत्र में चर्चा। सभी विधायकों ने अपनी मांग सदन में उठाई। इस सेशन में 6 एक्ट पारित किए गए। सत्र के दौरान 11 ध्यानाकरण प्रस्ताव रखे गए, जहां 240 से ज्यादा तारांकित। बजट के लिए करीब 700 सुझाव मिले। करीब 68 सुझावों को किया गया शामिल। मकोका कोई तर्ज पर हकोका कानून किया गया लागू। अपराध को रोकने में मदद करेगा कानून। जल बचाने के लिए सरकार ने चलाई योजनाएं। सीएम मनोहर लाल ने सदन में विधायकों के सवालों के जवाब दिए। सीएम ने कहा कि पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती से संबंधित हुई लिखित परीक्षा में जो गलत प्रश्न आए, उसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रश्न सेट करने वाले व्यक्ति या एजेंसी बाहर की होती है। इससे संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो मान्य होगा। इसी के साथ उन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन पर भी जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी और उपलब्ध पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन प्राथमिकता आधार पर देगी। सभी को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है। हाई कोर्ट ने 9/2 को ये केस लगा था और 9/2 को उन्होंने कहा था कि अगली डेट तक एफिडेविट एक एचपीएससी देंगे। एचपीएससी ने उस पर एफिडेविट देना है। अब एचपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एफिडेविट क्या देगी? अपने नियमों के हिसाब से देगी। और नियमों में ये पहले भी हमेशा होता रहा है कि जब क्वेश्चन कोई गलत आते हैं तो ये एचपीएससी की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्वेश्चन बनाने वाला जो क्वेश्चन यानी सेटर होता है वो बाहर का आदमी होता है, एग्जामिनर होता है, बाहर के आदमी होते हैं। उनके अपने रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, उसकी मार्किंग का निर्णय करने का काम उनका एक नियम के अनुसार होता है। वो नियम के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया, वो उन्होंने हाईकोर्ट को बताना है। हाईकोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको नौकरी में देना है, नौकरी नहीं देनी है, मार्क्स कम है, ज्यादा है। उस नियमावली के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एफिडेविट जो कोर्ट में जाएगा वही एचपीएससी का आंसर होगा, उसी हिसाब से कोर्ट का डिसीजन होगा, वो मान्य होगा। पहली बात तो यह है कि एक बात बीच में हमारे मित्र ने उठाई कि इसको राइट टू सर्विस में क्यों नहीं डाला जाता।
देखिए, राइट टू सर्विस में तब डाला जाता है जब कोई सर्विस ऐसी हो जिस सर्विस में सरकार को और कुछ सोचना ना पड़ता हो या कोई और ऐसा विशेष कारण ना हो जिसके कारण से वो सर्विस को टाला जा सके या उसको रोका जा सके। ट्यूबवेल लगाने के लिए ये जो कनेक्शन के अप्लाई किए जाते हैं, इसमें दो फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत ध्यान करने लायक हैं। एक तो उसमें है प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अंदर इतनी नहीं है कि जो मर्जी चाहे अप्लाई करें, जितना मर्जी चाहे निकाल लें। मैं लगातार पानी की बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक राइडर लगाया है कि अब ट्यूबवेल के कनेक्शन जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया, जो माइक्रो इरिगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। 50 हार्स पावर से ऊपर मिलेगा नहीं। 10 हार्स पावर तक जो मिलेगा वो सोलर मिलेगा। 10 हार्स पावर से ऊपर जो है वो मिलेगा। एक मिनट पूरी बात कर लें। तो पहला तो ये रेस्ट्रिक्शन कि पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, हमने इसमें गाइडलाइंस जो वाटर अथॉरिटी की हैं वो भी ध्यान रखनी पड़ती है कि ये ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं नहीं देने हैं। एक दूसरा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टेट के बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक ट्यूबवेल कनेक्शन का साल में ऑन एवरेज 1 लाख रुपया सब्सिडी जाती है, जो अभी 6,000 समथिंग करोड़ है, वो सब्सिडी सरकार देती है। इसलिए उसका भी हमको ध्यान करना है कि बजट में हमारे पास जितना प्रोविजन है उतने ही कनेक्शन खोले जाएंगे। तीसरा, अप्लाई करने में 2018 तक के जो अप्लाई थे जिसमें 4,400 बाकी हैं, केवल उनके लिए ही कहा गया है कि वो तुरंत इस समय दे देंगे। और 23-24 अगले साल में जो उससे अगले कनेक्शन है उनके डिमांड नोट इन कंडीशंस पर जो पूरा करेंगे उनके डिमांड नोट जारी कर दिए जाएंगे अगले साल में। डिमांड नोट जारी करने का मतलब है जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी पानी की, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी सब्सिडी देने की, उस हिसाब से डिमांड नोट जारी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व जल दिवस पर अगली पीढ़ी के लिए जल सहेजने की अपील की है। सीएम मनोहर लाल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि अपसु अंतः अमृतम अपसु भेषजम, जल में अमृत है, औषधि गुण है। ऋग्वेद हरियाणा में अगली पीढ़ी हेतु जल सहेजने के लिए हमें हरियाणवी का साथ देना चाहिए। इस दिशा में मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाओं से हम बूंद बूंद पानी का संरक्षण और सदुपयोग करने हेतु प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं। मां जगदम्बा आप सभी के जीवन को सदैव प्रकाशित और ऊर्जावान रखे, ऐसी कामना करता हूं। जय माता दी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कैथल से विधायक लीलाराम ने सड़कों का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन्हें जवाब दिया। अध्यक्ष जी, शिवथल हल्के की पुरानी मांग थी। अध्यक्ष महोदय, गौ मानस से अटेला की सड़क 5 करोड़ से बनकर के तैयार हो गई और ये सड़क भी कैथल हल्के के लिए, कैथल शहर की मैं कहूंगा एक तरह से लाइफ लाइन है। अम्बाड़ा रोड से जींद रोड को जोड़ती है जी। और इस सड़क पर अध्यक्ष जी सिविल हॉस्पिटल है, इस सड़क पर बस स्टैंड है कैथल का, बड़ी बड़ी कार की एजेंसियां हैं और कैथल शहर की सबसे बड़ा पार्क ताऊ देवलाल के नाम से इस सड़क पर पड़ता है। बहुत भीड़ रहती है और ये आज कैथल जिले के लिए, कैथल शहर या कैथल हल्के के लिए नहीं जी, पूरे कैथल के जिले के लिए जरूरी सड़क है। क्योंकि इसी सड़क से चाहे जींद के निवासी हैं, चाहे
दूसरे जिलों के हिसार वाले लोकल लोग भी चंडीगढ़ इसी मार्ग से आते हैं। मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इससे जहां शहर का सौंदर्यीकरण बनेगा तो कैथल जिला के लोगों को भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसलिए मेरी मांग है इस सड़क को 4 मार्गिया 4 लेन किया जाए। आपकी अति कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पैच की बात कर रहे हैं पीपरम मोड़ से अम्बाड़ा रोड तक, उसके पैरेलली रिसेंटली 2014 के बाद एक बाईपास पीपरम मोड़ से अम्बाड़ा रोड तक एनएच ने बना दिया है, जो कि जयपुर को चंडीगढ़ से अम्बाड़ा तक कनेक्ट करता है। और उसके बाद जो व्हीकुलर ट्रैफिक था, खासतौर पर हैवी ट्रैफिक, वो उससे पूरा सब्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि जींद का ट्रैफिक चंडीगढ़ के लिए आता है तो वाया कैथल आता है, वो पीपरम मोड़ से एनएच चढ़ जाता है। वे मांग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पीपरम मोड़ से कैथल सिटी और कैथल सिटी से अम्बाड़ा रोड तक एग्जिट। वो ऑलरेडी 10 मीटर वाइड है, उसका पैसेंजर व्हीकल ट्रैफिक हम निकलवा लेते हैं। अगर ट्रैफिक बहुत एक्सेसिव है और लैंड अवेलेबल है तो जरूर सरकार विचार करे। हल्के की पुरानी मांग थी अध्यक्ष महोदय, गांव मानस से अटेला की सड़क 5 करोड़ से बनकर के तैयार हो गई और ये सड़क भी कैथल हल्के के लिए, कैथल शहर की मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि साल 2022 में ओलावृष्टि से फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 151.42 करोड़ रुपए और 2021 में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 614.63 करोड़ रुपए और 2020 में खरीफ फसल के नुकसान के लिए 269.77 करोड़ रुपए और रबी फसल के लिए 114.44 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इस प्रकार पिछले 4 साल में 1150.26 करोड़ रुपए किसानों को देने का कार्य किया, जो कि यूपीए सरकार के 10 साल के बराबर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी में साल 2020 में रबी फसल के मुआवजे के रूप में 8.62 करोड़ रुपए और खरीफ फसल 2021 के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7.70 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब किसानों को चेक नहीं दिए जा रहे, बल्कि बैंक ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए किसानों को अपना खाता अपडेट करवाना होगा। जैसे ही ट्रेजरी में किसान अपना खाता अपडेट करवाएंगे, उनके खाते में पैसा चला जाएगा। पच्चीस और 50 के बीच में % में नुकसान होता है तो 9,000। आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, शीतलहर, पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प, हस्तधारण नुकसान, आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान के लिए भी राज्य आपदा प्रदान कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है। बाढ़, जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी भरी ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाली फसलों के नुकसान के लिए राज्य सरकार की ओर से मुआवजों के मापदंड सरकार के मापदंडों की तुलना में अधिक है। 33% या अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान 5 एकड़ की सीमा के अधीन भारत सरकार 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि 6,883 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार 75% अगर फसल को नुकसान होता है तो 15,000 रुपये, 75 और 50 के बीच में अगर नुकसान होता है तो 12,000 रुपये और 25 और 50 के बीच में % में नुकसान होता है तो 9,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करते हैं। आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि,
महीने के अंत तक हरियाणा में 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें सड़कों पर उतरने जा रही हैं। ये बसें हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में प्रदेश सरकार ने 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसों का ऑर्डर दिया था, जिसमें इस महीने के अंत तक 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी और सितंबर 2023 तक हरियाणा प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में 1000 बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये हो रहा है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी आईएएस प्रदीप कुमार में आयोजित ईंट भट्टों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर आयोजित एक सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी आईएएस प्रदीप कुमार ने बताया कि इस महीने के अंत तक 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। इस क्रम में आने वाले समय में गुड़गांव और फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ रहे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले तमाम ऑटो रिक्शा का भी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन किया जाएगा। और जो टाइमलाइंस फ्रेमवर्क किया हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें 1000 बसेस का पिछले साल नवंबर में ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें से 400 बसें इसी 31 मार्च तक रोड पर आ जाएंगी और जो बैलेंस 600 बसेज हैं वो भी 2023 में लगभग सितंबर तक या मैक्सिमम दिसंबर तक सब हरियाणा को प्रोवाइड हो जाएंगी। और उन बसेज को चलाने का मेन मकसद है कि एनसीआर एरिया में सबसे ज्यादा हम पहले यूज करेंगे, तो ताकि सिटी बस सर्विसेज या दूसरे लोकल रूट्स के ऊपर यूज होंगी, जिससे एनसीआर के अंदर पोल्यूशन का लेवल घटेगा। हमारा ये मेन मकसद ये था कि जून 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। जनरली ये होता है कि उस दिन सभी इश्यूज को मिक्स करके बात करते हैं, उस दिन फैसला नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ये सोचा था कि उससे पहले 1-2 महीने पहले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स है एनवायरनमेंट का, चाहे बायोमेडिकल है, हजार्डस है, व्हीकल्स का है, कोई भी इंडस्ट्री का है, इस टाइप का इश्यूज आइडेंटिफाई करके वहाँ डिटेल ढंग से वहाँ वर्कशॉप्स करें, सेमिनार करें, ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग्स करें और उन इश्यूज को क्या हम समाधान ढूंढ सकते हैं, ताकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्लीनर एनवायरनमेंट को अचीव करना। स्मृति जिंदे का सम्मानित कर रहे हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत। बल्लभगढ़ बस डिपो को BS6 की 3 और बसें मिल गई हैं। इन बसों का स्थायी नंबर आने तक लोकल रूटों पर चलाया जाएगा। उसके बाद इनको लॉग रूट पर भी भेज दिया जाएगा। जीएम लेखराज ने बताया कि पिछले साल सरकार के द्वारा उनके डिपो को 18 बसें आवंटित की गई थी, जो कि उनके डिपो को मिल भी गई थी। वहीं इस साल उनके डिपो को करीब 82 बसें आवंटित की गई हैं, जिसमें से 3 बसों को उनके डिपो में आ रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा अपने 18 बसें जो पहले मिली, वे अब लॉग रूट जैसे हमीरपुर, चंडीगढ़, वैजनाथ, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि पर चल रही हैं। नई बसें जो डिपो में आती हैं, उनका स्थायी नंबर होता है, इसलिए इन बसों को बल्लभगढ़ गुरुग्राम और बल्लभगढ़ पलवल के बीच में ट्रायल के तौर पर चलाया जाता है। उसके बाद स्थायी नंबर आने के बाद इन बसों को भी लॉग रूट पर भेज दिया जाता है। अभी हमारे पास नई 45 गाड़ियां लॉट की गई थी, उसमें से इस 3 को नई को मिला के 21 गाड़ियां हमारे पास आ गई हैं, जो कोई सभी लॉन्ग रूट पे हमने चलाई हैं। और 1-2 रूट अभी हम नया भी लगाएंगे, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं पंचकूले का। यहाँ से पंचकूला कोई गाड़ी नहीं जाती, पहले भी चलाई थी एक बार, वो गाड़ी कामयाब नहीं हुई थी और सीट कम आने की वजह से हमें बंद करनी पड़ी थी। तो अब हम दोबारा कोशिश करते हैं इसके टाइमिंग वगैरह चेंज करके। फरीदाबाद के गांव में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशाल दंगल का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें लगभग 800 महिला और पुरुष पहलवान भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में लगभग 11 लाख के नगद पुरस्कार विजेता पहलवानों को दिए जाएंगे। वहीं आयोजनकर्ताओं का कहना है कि प्रतियोगिता भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भटकते हुए युवाओं को खेल के प्रति प्रभावित करना है, जिससे वे अपने आप का विकास और इसके बाद देश का विकास कर सके। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी पहुंचेंगे। शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गांव दूधौला में और सिकल यूनिवर्सिटी दूधौला, वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य अपने युवा बच्चों को अपनी जो संस्कृति खो चुके हैं उसको मोटिवेशन देने के लिए हम इतना बड़ा एक ये विशाल दंगल कर रहे हैं। और शहीदी दिवस के लिए जो हमारी जिससे हम खुली सांस ले रहे हैं उनको एक श्रद्धांजलि है। अंबाला कैंट में पुलिस ने मां बेटियों द्वारा अपने मकान में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने न्यू दयाल बाग कॉलोनी में रेड कर मां बेटियों और दलाल के अलावा धंधे से संलिप्त 8 युवतियों को मौके से पकड़ा। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक महिला मौके से फरार भी हो गई। महेश नगर थाना पुलिस ने एसएचओ रामपाल की शिकायत पर मां और उसकी 2 बेटियों और दलाल को नामजद करते हुए केस दर्ज किया। आपको बता दें कि पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू दयाल बाग में न्यू मैरीगोल्ड स्कूल के पास महिला अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर बाहर से 8 से 10 युवतियों को बुलाकर अपने मकानों में सेक्स रैकेट चलाती हैं। पुलिस मुलाजिम नकली ग्राहक बनकर गए और उनके रैकेट का पर्दाफाश किया। डीएसपी अनिल कुमार और महेश नगर थाना प्रभारी रामपाल सिंह की अगुवाई में इस रेड की अंजाम दिया गया। प्रबंधक थाना महेश नगर को एक सूचना मिली थी जब वो दयालबाग चौक पे मौजूद थे महेश नगर में कि जो है न्यू दयालबाग नजदीक गोल्ड मैरी गोल्ड स्कूल के पास कुछ 3 महिलाएं अनैतिक कार्य करवाती हैं, बाहर से लड़कियों को ला करके और वो कमीशन खाती हैं और ऐसे वो चल रहा है कार्य। अगर रेड की जाए तो वहां पे वो काबू आ सकते थे। उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं गया तो वहां पे हमने जो रेड किया और वहां से हमने 8 लड़कियां जो इसी कार्य के लिए बुलाई गई थी, जिनका शोषण किया जा रहा था अनैतिक कार्य में, उनको भी हमने लिया। चैत्र प्रतिपदा के साथ नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई। इसी के चलते देश की 52 शक्तिपीठों में से हरियाणा की एकमात्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र स्थित श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां भद्रकाली का विशेष दिन माना जाता है, जहां सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। भक्तों ने मां भद्रकाली के शांत स्वरूप के दर्शन किए और ऐतिहासिक देवी कूप की परिक्रमा कर पूजन किया। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां भद्रकाली अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु प्राचीन कूप की महराब पर मिट्टी के घोड़े अर्पित करते हैं। पहले दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने घोड़े अर्पित किए और मां भद्रकाली का आशीर्वाद भी लिया। और माता रानी जी की कृपा से बहुत अच्छा दर्शन हुआ जी। माता रानी की कृपा से सुख शांति है घर में,
सभी माता रानी सबके ऊपर अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे और बहुत अच्छे दर्शन हुए जी, दिल खुश हो गया। हाँ जी, मेरा प्रथम होता है और आप एक्सपीरियंस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा है फर्स्ट टाइम नवरात्र रख रहा हूँ। अगर सर दिल से मांगो तो हर एक चीज पूरी होती है। जय माता दी, प्रथम नवरात्र की सभी को सादर काली मंदिर में आई हूँ। मैं निकू गाँव से आई हूँ और मैं माता रानी की ज्योति का प्रकाश लेने आई हूँ, अपने घर प्रकाश करने के लिए, माँ को बुलावा देने के लिए आई हूँ। मैं माँ को लेके जा रही हूँ। मुझे मंदिर में आके बहुत खुशी हुई। माँ भद्रकाली मंदिर में मैं कई वर्षों से आती हूँ। माँ ने भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। इस पावन स्थान से मुझे बहुत खुशी मिलती है, आने से मन को शांति मिलती है। जय माता की। आज हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2080 का शुभारंभ है और प्रथम नवरात्र है। सभी भक्तों को प्रथम नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भद्रकाली जी आपकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मां भद्रकाली शक्तिपीठ में प्रथम नवरात्र की जोर शोर से तैयारियां हैं और लोग भक्तों का लगातार तांता बंधा हुआ है मंदिर में और एमिल ग्रुप द्वारा मां भद्रकाली भवन का फूल श्रृंगार किया गया है। बोल सच्चे दरबार की जय। जय कर रहे मां भद्रकाली जी का। मां भद्रकाली शक्तिपीठ, मां कुरुक्षेत्र वाली सबकी मनोकामना पूरी करती है, सबकी झोलियां भरती है। हम यहीं से शहर से कुरुक्षेत्र से मां भद्रकाली के सेवादार है, सभी सेवादार हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है मां, सबको खुशियां बांटती है मेरी मैया मां भद्रकाली। आज पहला नवरात्र है, हम दर्शन करने के लिए आए हैं, मां की पूजा करने के लिए। सेवा हर घर में ज्योत जगती है मां की, सब घर में। यह माता रानी का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता सती की एड़ी गिरी थी पैर की, तो इसलिए यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ पे सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है तो माता रानी उससे पूर्ण करती हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मैंने दर्शन किए हैं जी, बहुत अच्छे दर्शन किए माता रानी के। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है